Hello, my dear friends. How are you? I hope all of you are fine. ठीक है. आज हम कोई टॉपिक कवर नहीं करने वाले हैं. हाँ, वैसे भी हम लोग बस कॉन्सेप्ट ओवरव्यू करेंगे. रोड मैप, ये प्रिपरेशन कैसे करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करने रहेंगे. ठीक है. अभी मैथमेटिक्स में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग एक टॉपिक देखते हो, एक टॉपिक स्किप कर देते हो यार. सही में तुम लोगों ने एक तो प्रॉब्लम क्या, तुमने सब कच्चा पढ़ा है. कुछ भी नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुमको स्कूल रोज जाना पड़ता ही होगा. और भी जाना पड़ेगा, तुम ऐसे बंक तो नहीं मार सकते. कॉलेज तो ऐसा तो नहीं होता है. स्कूल में डिसिप्लिन रहता है, इसी तो स्कूल है. ठीक है. तो एक तो तुम्हारा टॉपिक कच्चा रहता है एक तो, या फिर तुमने कोई टॉपिक स्किप मारा रहता है. एक से जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आया. तुमने इक्वेशन ऑफ लाइन अच्छे से पढ़ा, बट यू डोंट नो सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं है. अभी पालो तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करके एक आंसर निकालना है, बट यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट निकालना नहीं हो रहा तुमसे. तो तुम कैसे निकालोगे? कोऑर्डिनेट निकालना है तो तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए. अभी सेक्शन फॉर्मूला ही नहीं आता, तुम इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है. इस तरह के प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में आता ही है. एक प्रॉब्लम ये है. दूसरा, कैलकुलेशन मिस्टेक. ये हर किसी के साथ होता है. कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों होता है? एक तो तुम लोग कैलसी यूज करते हो, यानी कैलकुलेटर. एक वो, या दूसरा रीजन है नॉट इनफ प्रैक्टिस. ये दो ही मेन कारण होते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों होता है. ठीक है. ये दो कारण के अलावा और कोई कारण तो हो ही नहीं सकता मेजॉरिटी केसेस में तो. बाकी और भी कोई कारण हो सकते हैं. तुम्हारा बेसिक मैथ्स अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. अभी बात करते हैं कि तुम लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है. देखो, एक तो तुम स्कूल में, अगर तुम मान लो स्कूल में अच्छे टॉपर हो, सिर्फ स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेफरेंस चाहिए, मेरे वीडियोस देख लो. ट्यूशन जाते हो, कोई बात नहीं, उधर से उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, उन दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. जो लोग रेगुलर नहीं है पढ़ाई में, स्कूल में नाम के लिए जाते हैं, कुछ चैप्टर अगर ज़बरदस्ती के तो पढ़ते हो, या फिर लास्ट मिनट पढ़ने में आ गए हो, लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले स्टूडेंट हो, तो आई रिकमेंड माई चैनल टू वॉच. मैं अपना चैनल रिकमेंड करूँगा. देखो, मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है, प्लेलिस्ट बना के रखा है. ऑल वीडियोस, सारे वीडियोस या शॉर्ट्स जो भी है उसका एक प्लेलिस्ट. फिर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है. ये दो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप देख के कर लो. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक हाउ टू प्रिपेयर यार. ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं. देखो, बुक्स कौन सा प्रेफर करना है. देखो, सीबीएसई का क्लियर है, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड का भी क्लियर है, उनके बोर्ड के हिसाब से बुक जो भी है. महाराष्ट्र बोर्ड्स के लिए बाल भारती है. बाल भारती, बाल भारती महाराष्ट्र बोर्डसाठी आहे. बट आईसीएससी वालों का देखो, आईसीएससी वाले में उनके करिकुलम में लिखा रहता है बुक्स इज स्टूडेंट चॉइस. स्टूडेंट को जो बुक चाहिए वो यूज कर सकता है, सिलेबस फिक्स रहेगा. वो तो अरे वो फिक्स, सिलेबस इज फिक्स, बट बुक कैसे यूज करना है वो स्टूडेंट चॉइस है. बट रियलिटी में स्कूल वाले ऐसा करने देंगे नहीं बहुत, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मेजोरिटी क्वेश्चन सिलना कंसेप्ट से आता है. देखो, एग्जामिनर को क्या है ना, उसके पास ना टाइम नहीं रहता कि तुम लोगों के लिए क्वेश्चंस बना के रखे. क्वेश्चन बनाएगा तो उसको आंसर भी उसको लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा आंसर भी. और वो आंसर सही है कि नहीं उसको श्योर नहीं है ना, तो जो आंसर पहले से ही है बुक में वही लिख के डाल दो. रिस्क क्यों लेना, रिस्क लेना कोई नहीं चाहता आजकल. अगर गलत आंसर दे दिया तो उस पर एक्शन लग जाएगा. ठीक है.
से सेलिना मेजॉरिटी टाइम यूज़ किया जाता है, बट आई रिकमेंड टू यूज़ एम एल अग्रवाल ऑल्सो बिकॉज इट विल गिव यू ए आइडिया ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। सेलिना में लिमिटेड रहता है, लिमिटेड। देखो कुछ लोग बोलेंगे, गाली भी दे सकते हैं मुझे कि सेलिना क्या सफिशिएंट नहीं है क्या। देखो मेजॉरिटी को सेलिना से आई एग्री, बट एम एल अग्रवाल या फिर आर एस अग्रवाल का वो भी कम नहीं है। अगर तुम ये भी करोगे ना, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, किस तरह का टफ क्वेश्चन भी पूछ लेंगे ना तो मैं उखाड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी क्या है ना, अगर तुम लोग स्कूल में अगर सेलिना का यूज़ करने कह रहे हैं तो स्कूल टाइम में स्कूल या असाइनमेंट के करते हो तो उस टाइम में सेलिना यूज़ करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस या फिर एग्जामिनेशन के टाइम पे यानी प्रीलिम्स, यूज़ एम एल अग्रवाल या फिर आर एस अग्रवाल, जो तुमको अच्छा प्रैक्टिस के लिए करो, यूज़ करो। ये प्रथा कब तक फॉलो करनी है? फॉलो टिल 1 month बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम के 1 महीना बाकी रहेगा तब तक फॉलो करना है, दोनों बुक करना है। जब अगर 1 महीना बाकी रहेगा ना तब सेलिना कंसाइसी भगवान है। जैसे सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी से बाइबल, फॉर आईसीएसई सेलिना कंसाइस विल बी द बाइबल बिफोर 1 month ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। 1 month बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम में सेलिना कंसाइसी फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कुछ स्कूल्स में अगर एम एल या आर एस अग्रवाल की किताब है तो सेम करो, उल्टा रिवाइज उल्टा करो। सेलिना कंसाइस को आप एग्जामिनेशन प्रीलिम्स या प्रैक्टिस टाइम पे करो, लेकिन 1 month बिफोर बोर्ड एग्जाम में दोनों दोनों बच्चों के लिए सेलिना कंसाइस ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और सेफ्टी भी रहेगी। सेलिना भी कर लिया, एक्स्ट्रा भी कर लिया, नो नीड टू वरी। चलो अभी अगला देखते हैं, अभी इस टॉपिक वाइज देखते हैं। अभी बात करते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स में हमने कौन सा कवर किया? बैंकिंग, रिकरिंग डिपॉजिट पूरा कर दिया हमारी तरफ से। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है ओनली वन क्वेश्चन, टू फाइंड एंड टाइम पीरियड क्या है वो फाइंड आउट करना है, उसके लिए यूज करना है। बाकी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू और इंटरेस्ट दिया रहेगा तो करना है। इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है पी एन इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 100। एन है नंबर ऑफ मंथ्स, टाइम पीरियड कितने महीने के लिए दिया गया है, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज मैच्योरिटी वैल्यू। यही दो फॉर्मूला पे चैप्टर अटका है और कुछ नहीं है। मैंने इसका वीडियो फिर भी बनाया, शॉर्ट वीडियो, देखना है तो देख सकते हो। जीएसटी एंड शेयर्स एंड डिविडेंड बाकी है। जीएसटी का वेटेज हाई है, ज़्यादा क्वेश्चन जीएसटी पे ही आते हैं, जीएसटी रिलेटेड। इसमें क्या है, कौन से पार्ट हैं? सी जी एस टी एंड एस जी एस टी। ये कब आते हैं? जब टैक्स इंट्रा है, इंट्रा स्टेट हो। इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट, विद इन मतलब एक ही स्टेट के अंदर तुम कोई गुड्स बना रहे हो, बेच रहे हो, तब सी जी एस टी और एस जी एस टी लगता है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड सर्विस टैक्स। फिर बाद में आता है आई जी एस टी, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ। ये कब लगता है? जब इंटर स्टेट हो। अभी तुमने सुना होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, अलग अलग स्कूल के, वैसे अलग अलग स्टेट का कंपटीशन रहता है, तब आई जी एस टी। एक्चुअली जीएसटी क्यों बनाया गया? ताकि टैक्स यूनिफॉर्म हो पूरे देश में। पता नहीं, इस बात में बहुत बवाल है। ये को टॉपिक क्या बोले, कंट्रोवर्शियल भी है। देखो ऐसे इसका नुकसान भी है कि कुछ स्टेट में अगर जहाँ पे टैक्स बहुत कम है उनके लिए भी, तो अगर वहाँ पे अगर कॉमन टैक्स करके बढ़ा दिया तो लोगों के लिए नुकसान है, और जहाँ पे टैक्स ज़्यादा है उनके लिए तो ये वरदान है। इस आईजीएसटी में तो ज़्यादा बवाल है, क्योंकि अगर इन दो स्टेट्स के बीच में अगर ट्रेडिंग होती है,
या फिर सम माल बेचना या फिर खरीदने की बात होती है, तब उसमें कितना टैक्स स्टेट को कितना शेयर मिलेगा, सेंटर कितना लेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट में हाथ में है कि नहीं वो भी नहीं पता, वो हर स्टेट का अलग अलग होता है, वो इतना डीप में अपने सिलेबस में नहीं है। हमको बस IGST एक रेट दिया रहेगा, उससे कैलकुलेट करना है बस। अभी बच्चा क्या, शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर्स आणि डिविडेंड, इसमें तीन ही फॉर्मूला है। एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा है डिविडेंड, तीसरा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बोलो, यील्ड परसेंट बोलो या रिटर्न बोलो, सेम ही होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू सॉरी मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। अरे मान लो अभी कैसे भी लोग दुकान जाते हो, एक पेन 10 रुपए का है, तुमको 10 पेन खरीदने, कितने रुपए में खरीदोगे, 100 रुपया। कैसे एवरेज किया, 10 × 10, एक पेन 10 रुपया, 10 पेन खरीदना है, कितना हुआ, 10 × 100। अभी वो दुकानदार 10 रुपया बोलता है, वो 10 रुपये क्या है, मार्केट वैल्यू। शेयर जो कंपनी बेचती है, किस भाव में बेचती है, दैट इज मार्केट वैल्यू। अभी डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इंटरेस्ट ऑन शेयर। मान लो अगर तुमने बैंक पे पैसा डाला है, तो बैंक पे पैसा डालोगे तो तुम्हें FD पे कुछ ना कुछ, अगर मान लो FD डाला है तो या फिर सेविंग अकाउंट भी रखा है, तुम्हें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, रिटर्न परसेंटेज मिलता है साल में। जैसे सेविंग अकाउंट है तो उसमें 2.75% मिलता है SBI में। और अगर तुमने FD रखा है सीनियर सिटीजन के लिए भी मैक्सिमम शायद 6.25 या 7% तक जा सकता है इंटरेस्ट रेट। वो किस पे मिलता है, कितना अमाउंट तुमने इन्वेस्ट किया बैंक में। अभी शेयर्स एंड डिविडेंड के कॉन्सेप्ट में इधर क्या है, नॉमिनल वैल्यू की बात आती है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अभी नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है, कैसे बताओ, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से रिलेटेड मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लो तुमने एक चॉकलेट खरीदा, नहीं मान लो तुम एक दुकानदार हो, तुमने एक चॉकलेट खरीदा 10 रुपए में, और तुमने वो बेचा 15 रुपए में। तो 10 रुपए क्या हुआ, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, और 15 रुपए क्या है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। उसी तरह से कॉस्ट प्राइस जो है उसे नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, मतलब ओरिजिनल प्राइस। 10 रुपए क्या था, ओरिजिनल प्राइस है, उसे नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू भी बोलते हैं। और जो सेलिंग प्राइस है, जो जिस भाव में बेचा, जो कंपनी जो भाव में शेयर बेचेगी, तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है, समझ में आए। तो इंटरेस्ट किस पे मिलता है, बैंक किस पे इंटरेस्ट लगाता है, तुमने जितना पैसा डाला है उसी पे तुम्हें इंटरेस्ट लगता है। वैसे ही यहाँ पे डिविडेंड किस पे मिलता है, पैसा तुमने कितना अमाउंट तुमने ये कंपनी की नॉमिनल वैल्यू पे लगाते हैं, मतलब कंपनी जो ओरिजिनल प्राइस है, मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी अगर 15 रुपए में बेचती है एक शेयर को, तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट 10% भी लगेगा, मतलब 5% अगर प्रॉफिट बोला, 5% अगर सॉरी क्या हो, 5% इंटरेस्ट मिलेगा बोला, तो 5% किस पे लगेगा, 15 रुपए में लगेगा, 10 रुपए में लगेगा, 10 रुपए पे लगेगा। ये नॉमिनल वैल्यू है, मान लो ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है। अभी नॉमिनल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट लगेगा, तो 5/100 इंटू 10, 10 × 0.5 रुपीस मिलेगा तुम्हें इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कितना मिलेगा, 0.5 रुपीस। अगर मान लो तुम शेयर बेच दिया, तो शेयर नहीं बेचा है, तो हर महीना या फिर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे पता नहीं, पर मंथ या पर ईयर, जो भी हो 0.5 रुपीस मिलेगा। समझ में आए, थोड़ा आइडिया भी दे रहा हूँ और भी कैसा क्या है चैप्टर में क्या क्या है। तो इसका क्या फॉर्मूला क्या बनता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। अभी एक शेयर में अगर 0.5 रुपीस मिल रहा है, अगर तुम्हारे पास 10 शेयर, तो कितने रुपए मिल गया, 5 रुपए, 5 रुपए तुम्हें रिटर्न मिला, ठीक है। तो अब थर्ड टॉपिक, थर्ड फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बोलो या यील्ड बोलो या फिर रिटर्न परसेंट बोलो,
सब एक ही है। कितना मिला, वो है डिविडेंड, ब्याज कितना मिला अपन कितना इन्वेस्टमेंट किया इंटू 100। अभी मान लो तुमने कोई एक सेब खरीदा 100 रुपए का, बेचा 110 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते तुम लोग, 10/100 इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 10% प्रॉफिट किया तुमने कमाया, सॉरी 10% प्रॉफिट। उसी तरह से डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करो। वेट ए मिनट, हाँ वेट ए मिनट। सॉरी गाइस, लगता है बैटरी डाउन हो गई थी पीसी के। हाँ कनेक्ट किया, अभी पावर चले। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना समझ में आया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड। देखो ये नॉर्मल कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। जीएसटी में भी नॉर्मल कैलकुलेशन, फॉर्मूला कुछ खास नहीं है। फॉर्मूला ही नहीं है जीएसटी में भी, सिर्फ बैंकिंग में एक फॉर्मूला है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे आप आराम से स्कोर कर पाओगे। चलो अभी अगला बात करते हैं। अलजेब्रा हाईएस्ट वेटेज। ऐला टेढ़ा क्यों आ रहा है रे। अलजेब्रा इज द हाईएस्ट वेटेज है। ऑल बोर्ड्स के लिए अलजेब्रा हाईएस्ट वेटेज, हर बोर्ड्स मैक्सिमम, ऑल बोर्ड्स। किसी को मैं बोल नहीं रहा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमारा बाकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हो चुका है, इसका प्लेलिस्ट भी डाल दिया है। इसमें फॉर्मूलास, फॉर्मूला मेथड भी है, फैक्टराइजेशन मेथड भी है, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, प्रॉब्लम्स बेस्ड भी है। सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है, उसमें x का वैल्यू कैसे निकालना है उसका एक इक्वेशन है। सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी है, सम ऑफ फ्रूट्स माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट c बाई ए। उसको भी कैसे यूज़ करना है, एमसीक्यू भी इस क्वेश्चन में आ जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड यानी बिना फॉर्मूला यूज़ किए कैसे निकालना है, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड भी क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो पार्ट तो हटा दिया है, लेकिन मैंने फिर भी दोनों कवर किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वीडियो पूरा पढ़ के है, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। क्रीमेंटन फैक्टर थ्योरम भी हमारा बाकी है, जिसमें हमें डिविजिबल लेके नहीं फाइंड आउट करना है, फैक्टर क्या है, बहुत ईजी है, ईजीएस्ट चैप्टर है। मैं लास्ट में कवर करूँगा, ठीक है। मैट्राइसिस भी पूरा कवर कर चुके हैं हम लोग, उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। कुछ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसे डिलीट हो गया है एससीसी की सर्विस में, मैंने फिर भी सब कवर किया है। तुम अगर जिन बोर्ड स्टूडेंट्स को ज़रूरत है या सीबीएसई को भी ज़रूरत है वो देख सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन रखा है, और कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व किए। बहुत लोगों का रेस्पॉन्स एपी में आया था। जीपी का पता नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे तुम लोग, क्यों पता नहीं। एक आइडिया देता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है सीरीज में, नंबर सीरीज में कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है डिनोटेड बाय स्मॉल आर।
ठीक है, इंट्रोडक्शन आइडिया दे चुका हूँ। अगर तुम लोग डिमांड करोगे तभी मैं इसको डीपली बनाऊंगा, नहीं तो नहीं करूँगा। डिमांड बेसिस से, डिमांड तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे तो तभी डालूंगा, नहीं तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता अपना टाइम। आप बात करें ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री देखो, बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, इफ यू हैव नॉट डन प्रिपरेशन वेल, अभी तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ, रिवीजन चालू करना है स्टार्टिंग से स्क्रैच, तो बहुत लोग बोलते हैं स्टार्ट विद ज्योमेट्री देन अलजेब्रा, बिकॉज दोनों का वेटेज बहुत हाई है, ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों का वेटेज हाई है। ज्योमेट्री इज सेकंड हाईएस्ट वेटेज, सेकंड हाईएस्ट वेटेज है, हाई वेटेज। लेकिन मैं बोलता हूँ स्टार्ट ये फॉलो कभी मत करना, फर्स्ट ऑलवेज अलजेब्रा। देखो मैंने जून से ना वापस वीडियो अपलोड करना चालू किया था, तब मैंने क्या बोला पता है क्या, मई या जून से तो किया है, अभी डेट याद नहीं मेरे को। अलजेब्रा मैंने चालू किया, क्यों? अलजेब्रा एक तो वेटेज में नंबर वन है, दूसरा अलजेब्रा में यू हैव टू फाइंड आंसर, आंसर तुम्हें ढूंढना है। ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आंसर ऑलरेडी गिवन है इनडायरेक्टली, अभी उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करके तुम्हें लिखना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें थ्योरम्स पता होना चाहिए एक तो, वो पता भी रहेगा, तुमको प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर तुमको क्लिक ही नहीं हो रहा है कौन सा थ्योरम कहाँ अप्लाई करना है, तो तुम प्रूव कैसे करोगे, एक तो दूसरा फाइंड आउट भी कैसे करोगे आंसर क्या है। मैंने कुछ दिन पहले आई थिंक एक शॉर्ट्स डाला था या रील, यूट्यूब शॉर्ट या रील अपलोड किया था, उसमें आंसर बराबर आया था पर थ्योरम गलत है, इसे मैं डिलीट कर दिया उसे। वो भी बहुत लोगों ने देख लिया था आई थिंक, सॉरी भी बोलना था मुझे। उसमें एंगल सबटेंड सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस, वो यूज करना था, पर मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था कि वो थ्योरम कैसे लगाना है। वो प्रैक्टिस पे गए तुम्हारा सही होगा, ठीक है। अलजेब्रा में ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि एक सेट ऑफ क्वेश्चन ही आता है। अगर तुम उसमें सेलिना, सिर्फ सेलिना का बुक ही कवर करोगे और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करोगे, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट फॉर अलजेब्रा, और कुछ करो मत, ज़्यादा प्रैक्टिस ज्योमेट्री में लगता है। हम्म, चल बात करते हैं पहले रिफ्लेक्शन। हाँ हो गया है, सॉरी पेंडिंग नहीं है आई थिंक, मतलब ये अच्छा वीडियो नहीं बनाया इस पे, मतलब फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, वो तो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स में मैंने डाला है। रिफ्लेक्शन में इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर होता है, आइडिया देखो थोड़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, 9th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके हिसाब से फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो यार, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, वो भी इजी है, फॉर्मूला याद करना इतना हार्ड नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमने पूरा कवर किया है, इसमें हमने इसमें वो 49 मिनट का एक वीडियो है, वन शॉट में मैंने टॉपिक कवर किया, फॉर्मूला भी रिवाइज किया, इसमें सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का एग्जांपल भी इंक्लूड किया, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, चलो ठीक है। मान लो एक पॉइंट ए बी है, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब एंड्स फिक्स है, ठीक है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x y है, और ये पॉइंट P डिवाइड्स द रेशियो और लाइन इन रेशियो m/n है, मतलब ये P अपॉन पी बी इज इक्वल टू एम बाई एन है। अभी x y निकालने बोलेंगे तो कैसे निकालोगे, तो एक सिंपली फॉर्मूला है, x y का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mx2 nx1 अपॉन m प्लस 1 n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1 n, सॉरी m क्या बोलो मैं,
एम वाई टू प्लस एम वाई वन अपन एम प्लस, सेम ही करना है। एक्स के लिए जो है वही वाई के लिए, एक्स एंड वाई का फॉर्मूला मिल जाएगा। एक बात बोलूं, अगर तुमने एम इज टू एन का वैल्यू अगर वन इज टू वन सब्सिट्यूट किया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आराम से बन जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एम वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। समझोगे तो याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, अभी अगला बचता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। मैंने अच्छे से किया है ये वाला पार्ट, लेकिन मैंने इसमें अलग क्या किया था, शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लेंदी नहीं बनाया। एक ही बार में बनाओगे तुम लोग क्या बोलते हैं, बोर हो जाओगे या फिर क्या बोलो, देखोगे कि नहीं वही डाउट है मेरे को। इसलिए मैंने क्या किया था, एक एक क्वेश्चन का एक शॉर्ट 3-4 मिनट का वीडियो बनाया था। किसी में तो 18 मिनट के 3-4 क्वेश्चन एक साथ कवर किए थे। वो पूरा प्लेलिस्ट है वो बना के रखा था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। सर्कल्स, सर्कल्स के भी कुछ वीडियोस और यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स मैंने बना के रखा है, ये भी अच्छे से टॉपिक कवर हो गया, नो नीड टू वरी। मेंसुरेशन, इसके भी 3-4 वीडियोस प्लेलिस्ट में, ये भी हो गया हमारा। इसमें सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन, स्पीयर, ये सब निकालना है और कुछ नहीं है इस पर। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ये भी हमने आज रिसेंटली कवर किया है। इसमें क्या क्या आता है, एक तो एक फॉर्मूला बेस है टू फाइंड वैल्यूज, या फिर प्रूविंग क्वेश्चंस। प्रूविंग क्वेश्चन ज़्यादा है, रील्स में भी डाला है एक। दूसरा एक हाइट एंड डिस्टेंस, तो क्या अच्छे से लिखता है, जगह नहीं है। एक तो सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है प्रूविंग क्वेश्चन, 3-4 मार्क का तो आता ही, कंपलसरी क्वेश्चन में तो आता ही है, 3 मार्क्स तो फिक्स ही है, आता ही है प्रूविंग क्वेश्चन, या फिर टू फाइंड द वैल्यू। ये ट्रिग्नोमेट्री ये आता ही है, फॉर्मूला बेस है। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम यानी हाइट एंड डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है और एप्टीट्यूड में भी आता ही है। ठीक है, नो नीड टू वरी। देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन मैंने ज्योमेट्री में डाला है, नो नीड टू वरी। इसका भी वीडियो बना के रखा है अलग से, हाइट एंड डिस्टेंस का एक अलग वीडियो है, प्रूविंग क्वेश्चन का अलग वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स भी है, सब प्लेलिस्ट में है भैया, आप देख सकते हो। ज्योमेट्री तो मैंने पूरा ही कवर करके रखा है, बस अलजेब्रा का कुछ सेक्शन है, कमर्शियल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी बाकी है। कमर्शियल मैथमेटिक्स में ये महीने में ही ख़त्म कर दूंगा, इन दिस मंथ ओनली, नो नीड टू वरी। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बाकी है, वो बाकी है, लेकिन वो उसकी शॉर्ट वीडियो बना के कर देंगे। स्टैटिस्टिक्स में आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है हिस्टोग्राम, बार चार्ट्स, ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व तो 6 मार्क का आता था, अभी भी आता है क्या देखना पड़ेगा मुझे, मैंने क्लियर देखा नहीं है। ओजाइव कर्व के क्वेश्चन ग्राफ बनाना पड़ता है बेस्ड ऑन डेटा, ये हो जाएगा। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये सब जो है प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता ही है, कंपलसरी सेक्शन में आता ही है हमेशा, कंपलसरी सेक्शन। और एक ग्राफिकल क्वेश्चन है ऑप्शनल सेक्शन में आता है, ऑप्शनल। ऑप्शनल 40 मार्क्स होता है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, तो ये एनी फोर करने बोलते हैं ना, उसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन में एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आता ही है। एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू में या कंपलसरी सेक्शन ये 40 मार्क में आता है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये भी ऑप्शनल में ज़्यादा आता है, फिर भी पढ़ना है, स्कोरिंग हो सकता है क्या पता, अगर तुम्हें अलजेब्रा को क्वेश्चन आ नहीं रहा है और ऑप्शनल में दूसरा क्वेश्चन है हो जाएगा बनाना है, आता है तो 6 मार्क तो मिल जाएंगे। 0 से बेटर 6 है, 10 मार्क्स होता है ना एक क्वेश्चन, तो 10 में से 0 बेटर है क्या 10 में से 6 बेटर है, 6 ऑब्वियसली।
अभी अगला, अभी तो हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए। व्हाट इज कमर्शियल मैथमेटिक्स, फिर बाद में व्हाट इज ज्योमेट्री, व्हाट इज अलजेब्रा, वो सब। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या है, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, कैसे पढ़ना है बता रहा हूँ। ये तीनों ही बाकी है, हमने अभी तक इसका कोई वीडियो नहीं बनाया है। बना के हाँ जल्दी अपलोड हो जाएगा, और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज भी है। मैं नहीं बनाऊंगा तो आप फिर भी आप देख लोगे ना कहीं और से तो। ठीक है, अभी बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की। देखो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कौन से सब्जेक्ट में आते हैं, लॉजिकल कैटेगरी में आते हैं, लॉजिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश या थर्ड लैंग्वेज जो भी हो, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। स्कोरिंग सबसे ज़्यादा यही होता है यार, बहुत लोग क्या क्या देखो चैनल बहुत लोग क्यों बनाते हैं पता है, इसी में बच्चे इसी में मार खाते हैं, हर कोई इसी में मार खाता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तुम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तुमको लगता है कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट तुमको पता है, तुमको प्रैक्टिस करना रहता है, प्रैक्टिस तुम करते नहीं हो क्योंकि तुमको याद करने की आदत हो गई है। वो याद करने की आदत या सिर्फ समझ के रखने की आदत जो तुम इसमें करते हो, वो एक्चुअली इसमें काम आता है। हिस्ट्री एक बार तुम लोग याद कर लो या फिर समझ भी लोगे ना, अच्छे समझ लोगे, और डेट्स याद कर लो। डेट्स याद करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर आप वो कर लोगे ना तो हिस्ट्री कैन स्कोर गुड। अरे मेरे को ही खुद इतना ज़्यादा पता है कि हिस्ट्री में 99/100। एक मार्क इंटरनल में नहीं कटा था मेरा, एक मार्क कटा था एक क्वेश्चन में, 2 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे अभी भी याद है। उसमें पूछा था टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हु फाउंड दिस मिशन, मिशन का नाम याद नहीं मुझे, और बाद में एंड टेल द डे ऑन विच दिस मिशन स्टार्टेड। मिशन किस पर्सन ने किया था, पर्सन का नाम याद था, डेट भूल गया। पता नहीं ऐसे क्यों, प्रीलिम्स तक अच्छा ही गया, हर बार आउट ऑफ आता था मेरे को, उस वक्त मेरा एक डेट चूक गया, इसी एक में कट गया था मेरा। ठीक है, ज्योग्राफी में भी टोपोग्राफी तो देखो वरदान जैसा है, ज्योमेट्री में कैसे देख के करना होता है, ज्योग्राफी में भी उतना ही है। 10-15 मार्क्स तो जो टोपोग्राफी में जाता है, बाकी मार्क्स तो ऑप्शनल चैप्टर्स भी है, 3-4 चैप्टर ही पढ़ना है, कोई भी 4 चैप्टर होगा। क्लाइमेट तो इजी चैप्टर है। फिर हिंदी, हिंदी में प्रॉब्लम क्या होती है, हिंदी में प्रॉब्लम एक ही है, स्पेलिंग्स। हिंदी या थर्ड लैंग्वेज जो भी हो, मैंने हिंदी दिया था, मुझे पता है हिंदी के बारे में क्या गड़बड़ होती है। देखो 80 मार्क का पेपर होता है, 40 मार्क लिटरेचर होता है, 40 मार्क ग्रामर या फिर राइटिंग राइटिंग स्किल्स होता था। तो 40 मार्क लिटरेचर में तुम कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि तुम कौन सा बुक पढ़ रहे हो, उसमें कौन से कोई चैप्टर्स है, उसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसे क्लियर कर सकते हो। मैं ऐसे इसे इंप्रूव करता था। 40 इसमें 32 मार्क राइटिंग स्किल्स होते थे, और 8 मार्क ग्रामर होता था। 8 मार्क ग्रामर में कुछ पढ़ के जाता नहीं, तब तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क से लेके 5 मार्क तक तो मुझे खुद आता था, 8 में से 3 मार्क या कभी कभार 5 मार्क तक तो मिल जाता था। तुम लोग तो और अच्छा कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा इंट्रो देखे। और इसमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, और भी कुछ होते हैं। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कंट्रोल नहीं हो सकते तुम्हारे, लेकिन तुम लोग क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर जो रहते हैं ना, वो तुम लोग रीड करो। अगर तुम्हें कोई सेम टॉपिक आ गया तो बल्ले बल्ले, अलग टॉपिक आया तो आइडिया ले लो उसमें से, तो कम स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ये अवॉइड कर सकते हो यार। बहुत लोग ने क्या है, अरे यार मेरे खुद एक एवरेज स्टूडेंट है, मेरे को खुद 72 मिलता था मिनिमम, और बोर्ड एग्जाम में 76 मिला था 80 में से। इंटरनल 20 मिला तो 96 तक हो गया। और जो अच्छे पढ़ते थे उनको तो 100 तक होता था। एवरेज स्टूडेंट का भी कितना, जो हिंदी बिहार बिहार या यूपी वाले लोग तो 98 99 तक लेके आते हैं 100 में से। तो साइंस के है ना, तुम कितना भी अच्छा प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में अगर तुम्हें क्लिक नहीं हुआ साइंस एंड मैथ्स में,
मार्क्स सीधे कट सकते हैं। बोर्ड एग्जाम एट द एंड के तुमको स्कोर ज़्यादा रखना है, ठीक है। फिर बाद में एक एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा है, एडिशनल सब्जेक्ट है मान लो कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें क्या होता था, 60 मार्क प्रोग्रामिंग, मेरे को जावा था, अभी है क्या पता नहीं, एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, और 40 मार्क थियरी। अगर प्रोग्रामिंग लॉजिक अच्छा है, सिंटेक्स एरर भी हो गया तो 11 से लेके 12 मार्क मिनिमम देना ही पड़ेगा 15 में आउट ऑफ 15। मेरा तो 55-56 तक तो आ जाता था अगर सिंटेक्स एरर ज़्यादा हो गया तो। 40 मार्क थियरी डिपेंड ऑन तुम बुक कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। चलो आज का डिस्कशन एंड करते, बहुत प्रवचन हो गया यार। इन नेक्स्ट सेशन अगर हमने मैथ्स उठाया तो शेयर्स एंड डिविडेंड कवर करेंगे और GST देखेंगे, या दोनों तो नहीं कह सकता, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो मैं कवर करूँगा मैथ्स लिया तो। अगर फिजिक्स उठाया, ये ब्लू पेन चाहिए ना, अगर फिजिक्स लिया मैंने तो साउंड टॉपिक कवर करके ही छोड़ूंगा, बहुत टाइम से साउंड साउंड बोलूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए थोड़ा कंटेंट बनाना मुझे अच्छे से, ठीक है। ये तो अभी अगला टॉपिक का आइडियाज़ मैंने बता दिया आपको। केमिस्ट्री का तुम लोगों का रिस्पॉन्स मुझे आ ही नहीं रहा है, क्या करूँ। केमिस्ट्री अगर मैं अभी से करूँगा ना तो कंटेंट कवर हो जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा बना नहीं पाऊँगा। अभी मैथ्स और फिजिक्स का ख़त्म किए होने के आगे मैं स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दूँ थोड़ा। मैथ्स में अगर शेयर्स एंड डिविडेंड GST खत्म हो गया, कमर्शियल मैथमेटिक्स हो जाएगा, ज्योमेट्री भी हो जाएगा, अलजेब्रा में कुछ बाकी है, ये 2 टॉपिक बाकी है, और स्टैटिस्टिक्स में 3 टॉपिक बाकी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और अलजेब्रा के जो बाकी के पार्ट्स है वो डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन, मतलब जब प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर और भी सॉल्विंग करेंगे ना क्वेश्चन, उसमें कवर कर दूंगा, वहाँ से कवर अप हो जाएगा सर। फिजिक्स में भी जो बाकी रह गया है, जैसे लेंसेज या फिर रिफ्लेक्शन का पार्ट रह गया था, लेंस मेकर फॉर्मूला की न्यूमेरिकल्स, और 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाकी रह गया है, वो सब भी कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री में हम लोग को सिर्फ कंटेंट ही कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर केमिस्ट्री में अगर चालू किया, लेट्स से इफ आई स्टार्टेड केमिस्ट्री, आई विल डू टॉपिक स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। अभी एसिड बेस सॉल्व करूँगा ना, बहुत लेंदी हो जाएगा यार, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। तो जितना आसान टॉपिक हो सकते मेरा प्लान वही है फिलहाल। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में हम अमोनिया करेंगे, फिलहाल अमोनिया करते हैं, और उसके बाद IUPAC का एक वीडियो बनाऊंगा, IUPAC नेमिंग, वो 5 मार्क फिक्स हर साल आता है ऐसे इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय।